मैं आर्यल मौर्य इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th हिंदी क्षितिज गद्य खंड पाठ 7 मेरे बचपन के दिन का अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। पाठ को प्रारंभ करने के पहले हम लोग इसकी लेखिका इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी के बारे में जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये महादेवी वर्मा जी का चित्र है। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। अब यहाँ प्रश्न बनता है, महादेवी वर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रश्न यहाँ बन रहा है, महादेवी वर्मा जी की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? प्रयाग विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है, छायावाद के प्रमुख किसी एक कवि का नाम लिखिए या कवित्री का नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा का नाम आप ले सकते हैं। इनके प्रमुख रचनाओं में देखें, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीप शिखा, ये उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी की हैं, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनके प्रमुख महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। देखें, यहाँ पर आप सबसे पूछा जा सकता है कि इनकी रचनाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और साथ साथ में इनको जो पुरस्कार और जो अलंकरण आज प्राप्त हुए हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ये रचनाएं बहुत और जो कि साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार ऐसे पुरस्कार हैं जो कि इस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं। वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अच्छे करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वह विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। मेरे बचपन के दिन, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं।
अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई यानी जन्म ली या पैदा हुई। यानी इनके इनके परिवार में लड़कियों का जन्म नहीं हो रहा था, लड़कियों का जन्म नहीं हो रहा था, इनकी बुआ आदि नहीं थी। कई पीढ़ी के बाद लड़की का इनके परिवार में जन्म हुआ। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है। सुना है उनके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। परम धाम भेज देते थे अर्थात स्वर्ग भेज देते थे, यानी मार देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वह अपने साथ हिंदी लाई। वह पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा। मैंने संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रस्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वह मुझसे 2 साल सीनियर थी। वह कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पक्षी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गीत का तात्पर्य होता है जो प्रातः काल यानी सवेरे गाया जाने वाला गीत, वो प्रभाती कहलाता है। प्रभाती गाती यानी प्रातः काल यानी सुबह सुबह गाया जाने वाला गीत, वो प्रभाती गीत के नाम से जाना जाता है। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। अब प्रतिष्ठित का मतलब सम्मानित हो चुकी थी। उनमें देखे ये प्रतिष्ठित हो चुके थे यानी सम्मानित हो चुके थे। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से।
तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रास्टवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। स्त्री दर्पण के बारे में आप लोगों को बता दें, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के संपादन में सन 1909 से 1920 तक लगातार प्रकाशित होती रही। स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा और कुरीतियों के प्रति जागृत पैदा करना उसका मुख्य उद्देश्य था। उसी में भेज देते थे, यानी स्त्री दर्पण में पत्रिका में उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कब सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कब सम्मेलन होते थे तो क्रास्टवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। अब देखिए, यहाँ पर भी मज़ेदार की बात है, उस कब सम्मेलन में भी महादेवी वर्मा जी को प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। देखिए, ये चांदी का कटोरा उस समय बहुत आसान काम नहीं था। आज भी चांदी का कटोरा बहुत आसान चीज़ नहीं है। बड़ा नक्काशीदार, अब सुंदर। अब ये नक्काशीदार का तात्पर्य है बेल बूटे के काम से युक्त, यानी उसमें तमाम नक्काशीदार बनाए गए थे, बेल बूटे आदि बनाए गए थे। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी। कब सम्मेलन में मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। देखिए, ये बात सुभद्रा कुमारी ने महादेवी वर्मा जी से कहा। यहाँ इस पाठ में जो प्रश्न बनते हैं सो बनते ही हैं। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी बनता है, कवि सम्मेलन में महादेवी वर्मा जी के द्वारा चांदी का कटोरा पाने पर सुभद्रा जी ने क्या कहा? तो उत्तर आपको इसमें से देना रहेगा। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे, अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया,
सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये चाहे फूल के कटोरे में फूल का कैसे कटोरा होगा। अब आपको बता दें, तांबे और रांगे के मेल से बनी एक मिश्र धातु है जिसे पात्र बनाए जाते हैं। उन पात्रों में थाली या कटोरे आदि बनाए जाते हैं। अब इस समय बहुत कम बन रहे हैं, तो उसे फूल के पात्र कहे जाते थे। चाहे फूल के कटोरे बनाओ, चाहे कटोरी, चाहे थाली बनाओ, तो अभी भी कुछ लोगों के घर में फूल के कटोरी या थालियाँ होंगी। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन निशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिगड़े या लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रह जाता था। वाह, देसी कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियाँ थी वह आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी, वह बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं, तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वह बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वह कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। निराहार का तात्पर्य होता है बिना कुछ खाए पिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे। हमको लहरिया या कुछ मिलते थे। अब आपको बताएं, लहरिया का तात्पर्य होता है रंग बिरंगे धारियों वाली
विशेष प्रकार की साड़ी जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर पहनी जाती है। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वह कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वह दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। अब वाइस चांसलर का तात्पर्य जान ले, कुलपति होता है, इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। ये प्रोफेसर मनमोहन वर्मा गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे, अर्थात कुलपति रहे। कहने का तात्पर्य यह कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वह अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर देने से मेरी वीडियो जब अपलोड होगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाएगी और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।